Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी मोटिव्स के बारे में पढ़ा था और हमने पूरी डिटेल में सारे प्राइमरी मोटिव जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो हमने कवर कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मोटिव्स। सेकेंडरी मोटिव जो हैं वो अपने लेवल के या अपनी स्टेज के हिसाब से प्राइमरी मोटिव्स के बाद आते हैं अपनी अहमियत के हिसाब से, क्योंकि ये वो मोटिव्स हैं जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इनको ये जो हैं ये सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में सीखे जाते हैं, इसलिए इनको लर्नड मोटिव्स कहा जाता है। क्योंकि जब हम सोसाइटी में इंसान रहता है और वो दूसरे लोगों से मिलता जुलता है और दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाता है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें सीख रहा होता है, जिसको हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो सेकेंडरी मोटिव्स हैं ये सीखे जाते हैं। सोशलाइजेशन होता है दूसरे लोगों से मिलना जुलना, अपनी जो सोसाइटी के नाम हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं और सोसाइटी के जो कल्चर के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपने अंदर जो है वो समो लेना, जज़ब कर लेना, उसको सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहता है, जिसके ज़रिए हम सारे एटिकेट सीखते हैं, मैनरिज्म सीखते हैं, दूसरे लोगों से हमने कैसे मिलना है, किस ओकेजन पे हमने कैसे बिहेव करना है, खुशी के मौके पे हमने किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, गमी के मौके पे हमने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशलाइजेशन के उसके अंदर से आती हैं। तो चूंकि ये सीखे जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम एक्वायर्ड मोटिव्स भी कहते हैं कि ये हमने हासिल किए हैं, सोसाइटी से हासिल किए हैं। अच्छा, अब जो कोई भी जो कल्चर है या कोई भी जो सोसाइटी है अपने ये किसी भी सोसाइटी का समझ लें कि एक हुसन है जो ये सेकेंडरी मोटिव्स के ज़रिए उनका इन्हेंस होता है, और इसके बगैर कोई भी सोसाइटी फीकी और बेरंग से लगती है। जो सोशल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी मोटिव्स हैं ये ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। तो इसलिए हमारे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, हमारा जो मुआशरा है, उसकी बका के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ये वाले मोटिव्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इन चीज़ों को के सर्वाइवल के लिए एक पावर, एक फोर्स, एक जो है ना समझ लें कि एक ताकत जो है वो मुहैया करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोटिव्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में इंसान को मोटिवेट करते रहते हैं और थ्रू आउट लाइफ जो है ये चलते रहते हैं। ठीक है। और इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी इन जो सेकेंडरी मोटिव्स की हैं, इनकी ज़रूरियात है या इनको पूरा करने में लगा रहता है, और बेसिकली इनको हम साइकोलॉजिकल या साइकोसोशियोलॉजिकल जो है वो मोटिव्स भी कह सकते हैं, या साइको सोशल मोटिव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी समझ लें कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो रही हैं, हमारी सोशल नीड्स भी पूरी हो रही हैं, तो इसको हम साइको सोशल मोटिव्स कहेंगे। तो सारी ज़िंदगी इंसान इनको परसू करता है, इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, और ये फिर मोटिव जो है इस तरह से इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूटी जो है वो फराहम कर रहे हैं। तो डिफरेंट किस्म के जो सेकेंडरी मोटिव जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है मोटिव ऑफ अचीवमेंट। अच्छा, इस ये जो मोटिव्स हैं इसको इनको डिटरमिन करने में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमारे जो प्राइमरी मोटिव्स हैं उनमें हमारा ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से या हमारे ग्लैंड या हमारी जो सक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं। इसमें हमारे एक तो सोशल ग्रुप्स हैं जो और कुछ हमारे जो हैं वो हमारी जो इंटरनल ड्राइव्स हैं वो अभी हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनको डिटरमिन करने में हमारी हेल्प कर रही होती हैं। मोटिव ऑफ पावर है, क्योंकि हर इंसान जो है सोसाइटी में रहते हुए पावरफुल होना चाहता है, पावर हासिल करना चाहता है। फिर उसके बाद है मोटिव ऑफ एफिलिएशन। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ी हैं कि सोशल ग्रुप के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ हर इंसान जो है एफिलिएटेड रहना चाहता है। और नंबर 4 पे आ जाता है मोटिव ऑफ एग्रेशन। तो ये सारे मोटिव्स हैं जो हमारे सेकेंडरी मोटिव हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं और जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, जो मैं बात कर रही थी ना कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको डिटरमिन कर रहे होते हैं, तो वो हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो इंसान की अपनी जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो किस टाइप की पर्सनैलिटी रखता है, वो चीज़ें जो हैं वो इस इन मोटिव्स की सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये है कि वो किस सोशल ग्रुप का मेंबर है, उसका जो सोशल ग्रुप है या उसका जो कल्चर है या जो उसके कल्चरल नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, यानी एक उसकी ये इंटरनल नीड्स हैं जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक की सूरत में आ रही हैं, और सोशल ग्रुप हैं। सोशल ग्रुप में ये है कि आपको बाहर से कौन सा इंसेंटिव मिल रहा है और कौन सा रिवार्ड मिल रहा है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के जो फैक्टर्स हैं वो इन मोटिव्स की सेटिस्फेक्शन को और इन मोटिव्स की सेटिस्फेक्शन के लिए उठाए जाने वाले स्टेप्स को जो है वो लेके चलती हैं और कामयाब भी बनाती हैं और नाकाम भी बनाती हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है मोटिव ऑफ अचीवमेंट। क्योंकि हमने बात की कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सेकेंडरी मोटिव्स में, तो जाहिर है फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक के अंदर, हर मोटिव के अंदर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नजर आएंगे। तो अचीवमेंट की नीड भी जो है वो भी हर इंसान के अंदर, हर फैमिली के अंदर, हर कल्चर के अंदर डिफरेंट होती है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वो जिसको कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनके लिए कोई आम सादा चीज़ों को हासिल करना उनके लिए कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। उनको एक ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है जहाँ पे उनके लिए चैलेंज हो, और वो क्या करते हैं कि वो अपने हाई गोल सेट करते हैं, और हाई गोल्स को सेट करने के लिए वो फिर उतनी ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाई गोल्स जो हैं ये रियलिस्टिक होने चाहिए, ये इसमें एक मेन चीज़ ये है। अगर हाई गोल अनरियलिस्टिक होंगे तो उसमें इंसान सिर्फ स्ट्रेस का शिकार होगा, उसको अचीवमेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलेगी। अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो हम इस मोटिव को इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मोटिव ऑफ अचीवमेंट इज़ बेसिकली अ नीड टू एक्सेल, दूसरों से आगे निकलने की, दूसरों से सबकत ले जाने की, दूसरों से बाजी ले जाने की, दूसरों से जीतने की जो एक ज़रूरत है, वो उसको हम कहेंगे कि अचीवमेंट मोटिव है। और ये जो है ना, ये बचपन से ही जो है इंसान के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि बहुत छोटे बच्चे भी जो है वो अपने बहन भाइयों से आगे बढ़ने की, किसी भी सूरत में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह से सिबलिंग राइवलरी, मैंने तो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि कुछ बच्चे आते हैं और वो उनको अपने सिबलिंग से, अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उनको किसी भी तरह उनको हराना चाहते हैं और उनसे आगे बढ़ के जीतना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली अगर इनको पॉजिटिव नोट पे लिया जाए कि ठीक है, मैंने अपने भाई से ज़्यादा नंबर लेने हैं या मैंने अपनी बहन से ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि टीचर मेरी तारीफ़ करे या फैमिली में मेरी तारीफ़ हो या मेरे माँ बाप जो है मुझे अच्छा रिवॉर्ड दें, तो अगर एक पॉजिटिव नोट पे देखें तो ये नीड फॉर अचीवमेंट या नीड टू एक्सेल है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में गोल अचीव करने के लिए। अच्छा, अब ये है कि इसमें हेरिडिटरी कुछ फैक्टर्स भी होते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हेरिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कुछ लोग जो हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो हाई अचीवर्स होते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, और मुश्किल पसंद होते हैं, यानी मैंने पहले आपको टर्म बताई थी हार्डीनेस, कि ऐसे लोग जो मुश्किल पसंद होते हैं, मुश्किलों को कॉन्कर करना, मुश्किलों को तस्खीर करना या मुश्किलों को हल करना उनको पसंद होता है। तो जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं ना, इनके बच्चे जो है उनके अंदर नीड ऑफ जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हेरिडिटी से आती हैं और कुछ चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को जब करते हुए देखते हैं, अचीव करने के लिए कोशिश करते हुए देखते हैं, तो वो ये चीज़ें वहाँ से सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि और ये वाले जो पेरेंट्स हैं ना, ये गाइड करते हैं बच्चों को और जो है वो उनकी मुश्किलात को हल करने में उनकी मदद करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद करते हैं और उनकी गोल सेटिंग में जो है वो उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या गोल सेट कर रहे हैं और उनकी जो अचीवमेंट है उसको एनकरेज करते हैं, गोल सेटिंग में हेल्प करते हैं और एनकरेज देयर अचीवमेंट। तो ये जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, ये मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ, तो वो उनमें उनके अंदर जो है वो अचीवमेंट का मोटिव ज़्यादा पाया जाता है उन पेरेंट्स की निस्बत जो कि अपने बच्चों
जो कि आप खुद अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस कबूल नहीं करते या अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किल पसंद नहीं होते और वो आसान अपने गोल सेट करते हैं ताकि उनको फेलियर से बचने के लिए, तो उनके बच्चों के अंदर भी जो है फिर ये चीज़ें उस तरह से नहीं देखने में आती। फिर इस तरह ये है कि अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो एक ऐसा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में भी हम यही देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो मेल्स हैं वो उनका रोल डोमिनेट है। तो जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है उसके अंदर जो वुमेन है ना, उनके लिए उनके अंदर जो है वो अचीवमेंट नीड जो है वो कम होती है, क्योंकि वो देख रही हैं कि यहाँ पे जो हमारा डोमिनेंट रोल है वो मर्द प्ले कर रहे हैं। तो फिर उस सोसाइटी में ये वाली जो नीड है अचीवमेंट की वो मर्दों की निस्बत कम होती है। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ हमारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जो कि हमारी अचीवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वो लोग जो इंडिपेंडेंस होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गोल्स को और अपनी लाइफ के समझ लें कि जो उनका टारगेट है उसको सेट कर लेते हैं। स्पेलिंग मेरे ना डेंस, ठीक है। जो लोग अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं अपने फैसले लेने में, अपने डिसीजन लेने में, अपने गोल सेटिंग में, वो जो है वो उनकी जो अचीवमेंट की जो नीड है वो ज़्यादा हाई होती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसी हैं, जैसे हमने एक रिसर्च भी हुई, हमने पढ़ी थी ए टाइप और बी टाइप पर्सनैलिटी। तो उसमें जो ए टाइप पर्सनैलिटी है वो लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को अचीव करने में एम्बिशियस होते हैं। तो जो लोग एम्बिशियस होते हैं ये भी एक ऐसी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एम्बिशियस पर्सनैलिटीज़ होती हैं या जो एम्बिशियस इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर भी जो अचीवमेंट का मोटिव है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये लोग भी अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको हाँ जो है वो अचीव करने में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो जिन लोगों के अंदर अचीवमेंट की नीड या एक्सेल करने की नीड या अचीवमेंट का मोटिव बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उन लोगों के अंदर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है वो है स्ट्रेस। क्योंकि ऐसे लोग जब एम्बिशियस होते हैं और अपने गोल्स हाई गोल्स सेट करते हैं, और जब वो समटाइम ऐसा होता है ना कि आप अपने बेशक आपका गोल रियलिस्टिक भी होता है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपके उस गोल की अचीवमेंट के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं। तो वहाँ पे फिर जो है वो स्ट्रेस पैदा होता है और जो हाई अचीवर्स होते हैं ना उनके अंदर ये स्ट्रेस जो है वो फिर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस एंड अचीवमेंट मोटिव है ये भी आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, कुछ रिसर्चेस हुई तो उसमें ये देखा गया कि जो पावर मोटिव है, जैसे मैंने पहले आपको कुछ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक बताई, उसमें ये भी है कि ऐसे लोग जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं उनके अंदर ये जो मोटिव ऑफ अचीवमेंट है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देखने में आता है। और एजुकेटेड होने के साथ साथ वो लोग अ, अच्छी किसी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बिजनेस एंड कॉमर्स में। तो ये रिसर्चेस से पता चलता है कि ये इस तरह के जो लोग हैं ये अपनी अचीवमेंट नीड को लेके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और बिजनेस एंड इंडस्ट्री और कॉमर्स वगैरह में जो लोग होते हैं वो हाई अचीवर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये मैकलीलैंड ने ये रिसर्च की और उसने देखा कि हाई अचीवर जो हैं वो विन करने के लिए काम करते हैं और वो विन कर भी लेते हैं, जबकि जो लो अचीवर हैं वो ये उनको ये होता है कि हम अपने गोल्स बहुत छोटे सेट करें ताकि हम फेलियर से बच सकें। तो जो हाई अचीवर्स होते हैं वो चैलेंज करते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वक्त जो अपना जो काम है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं। तो ये हमने देखा कि कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ पेरेंट्स का रोल जो है वो अचीवमेंट की जो नीड है उसको फुलफिल करने में या उस अचीवमेंट के मोटिव को जो है बच्चों के अंदर पैदा करने में और सेटिस्फाई करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेकेंडरी मोटिव पे, जो कि है
मोटिव ऑफ पावर। पावर का तो यहाँ पे हर किसी को बहुत शौक है, हर इंसान दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो चाहे इंसान है चाहे हैवान है, दोनों के अंदर जो है ये पावर मोटिव बहुत ज़्यादा होता है। इसी के मोटिव के अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो इंसान जो है वो दूसरों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। जंगलों में भी आप जाके देख लें तो जो पावरफुल है जानवर, वो दूसरों पे हुक्मरानी कर रहा है। इंसानों में भी आप देख लें कि जिसके पास पावर है वो यहाँ पे जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। ये मैं सिर्फ हुकूमत की या गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं कर रही, आप अपनी फैमिलीज में देख लें, आप जहाँ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, किसी भी जगह पे जहाँ पे एक सोशल ग्रुप है, वहाँ पे जिसके पास पावर है, या जिसके लिए हम बचपन से एक मुहावरा पढ़ते आए हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास लाठी है भैंस भी उसकी है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये जो हमारा प्रोवर्ब है या हमारा मुहावरा है, ये हमारे मोटिव ऑफ पावर को जो है वो डिनोट कर रहा है, उसको शो कर रहा है। फिर इसी तरह आप देखें कि जब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखें तो वो कौमें जो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो क्या करती हैं, वो दूसरी कौमों के ऊपर जाके हमले करके अपनी पावर शो करके तो उनको अपना महकूम बना लेती हैं। तो ये बेसिकली ये मोटिव ऑफ पावर जो है ये ना इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों सूरतों में हर नेशन में जो है वो ये देखा जाता है। ये जो सोशल एंग्जाइटी हमें देखने में मिलती है, सोशल इनजस्टिस हमें देखने में मिलता है, जंगे हैं, कत्लो गारत गरी है। अभी रिसेंटली ये जो हमारे इन्होंने हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की जो हल्की फुल्की सी झड़प हुई है, जब जो कहते थे कि अब जंग हो जाएगी, तो ये बेसिकली ये भी क्या था, ये पावर शो था ना। वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे, या अपनी पावर दिखाना चाहते थे, बीच में जो आवाम है बेचारी वो पिस जाती है। तो हर इंसान जो है वो चाहे इनफरादी तौर पे हो, चाहे वो जो है कलेक्टिवली हो, किसी ग्रुप की सूरत में हो या किसी कौम की सूरत में हो, तो पावर मोटिव का असल मकसद क्या है, दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है, दूसरे को। और इसके अंदर मोटिव ऑफ पावर के अंदर और अग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन देखने में आती है कि अग्रेशन और पावर जो है आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, और तो उसके बाद फिर जो नुकसान होता है ना, वो एक बेशुमार, चाहे वो मैसिव लेवल पे हो चाहे जहाँ पे भी हो। लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों की नस्लें तबाह हो जाती हैं इस मोटिव ऑफ पावर की वजह से। लेकिन अगर इसी को हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो हम बहुत सी चीज़ों को बचा भी सकते हैं, हम बहुत से ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं कि जो एक इंसान पावर में आके अपनी उस चीज़ को पॉजिटिव तौर पे यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे हमने उसमें अचीवमेंट मोटिव में देखा, इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हमें देखने में आते हैं। इसमें भी ये देखा गया कि जो मेल्स की निस्बत फीमेल्स में मोटिव ऑफ पावर जो है वो कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन जो है औरतों में कम होता है, क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो इसमें जो है वो पावर जो है मर्दों के पास है, और सारे ऐसे रोल जो हैं वो उन्हीं के पास हैं। ठीक है, हाँ घरों में बहुत हद तक ये है कि कुछ कुछ जगहों पे औरतें जो हैं, जहाँ पे उनकी जितनी उनकी हुकूमत और राजधानी होती है, वहाँ पे वो अपनी पावर शो कर लेती हैं और एक्सप्रेस कर लेती हैं। अच्छा, अब ये देखा गया कि वो अफराद जो ऐसे अफराद जो हैं वो दूसरों को मुतासिर करने की और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और दूसरों को जो है वो मुतासिर करने की और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी पावर शो के लिए। फिर उसके अलावा ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है, वो आमतौर पे कहाँ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर, डिफरेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके, तो वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे होते हैं, वहाँ पे अपनी पावर शो कर रहे होते हैं। या फिर ये डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हेड्स के तौर पे या वहाँ पे लीडरशिप के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पावर को जब आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो आप इससे बहुत अच्छे जो है मेरिकल्स भी आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं, जिनके अंदर हाई पावर का मोटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को लीड करना और लोगों को अपने साथ लेके चलना, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या अपनी जो इनकी समझ लें कि एक गाइडलाइंस हैं उस पर चलाना इनके लिए जो है वो आसान होता है। और ये फिर तरक्की के लिए और प्रमोशन के लिए और एडवांसमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है इसमें इंसान की बहुत सी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही होती हैं। तो जो पावर ऑफ मोटिव है वो इंसान को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी पहुंचा रहा होता है। ठीक है,
अब और इस तरह के जो लोग हैं वो कार्ल यूंग के मुताबिक यूंग कहता है कि इस तरह के जो लोग हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना, दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी पावर शो करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इनके अंदर बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके अंदर अचीवमेंट का मोटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर एग्रेशन का मोटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, और इनके अंदर एक्सेल करने का मोटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपनी जो इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रहते हुए अपने इस जो पावर मोटिव है इसकी ये तकमील और उसकी जो है समझ लें सेटिस्फेक्शन की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये लोग जो हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में भी ये ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा मुकाबलाबाजी होती है ना, तो वहाँ पे भी इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। अच्छा, तीसरा जो हमारा सेकेंडरी मोटिव है वो है मोटिव ऑफ एफिलिएशन। तो ये भी हमारा साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सोशली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इंसान है ना बेसिकली वो सोशल एनिमल है। ठीक है, तो सोशल एनिमल का मतलब क्या है कि इंसान जो है वो दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल के रहता है। अकेले रह के जो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं ना जो लोग, वो फिर बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो जो सोसाइटी है उसके साथ जो एफिलिएशन का एक ताल्लुक है, उसके साथ जो एक वाबस्तगी का ताल्लुक है, उसके साथ जो एक मिलजुल के रहने का ताल्लुक है, वो इंसान को बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, चाहे वो उसका सोशल ग्रुप हो, चाहे वो उसका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो उसकी फैमिली हो। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, आई की बजाय वही फीलिंग कि हम, मैं नहीं, हम। तो ये जो वही की फीलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मोटिव ऑफ एफिलिएशन के अंदर। ठीक है, इसमें फिर क्या है कि यहाँ पे आपकी जो एफिलिएशन में आपके एक तो फैमिली फैमिली के साथ आपकी एफिलिएशन है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, और वो वाले सारे आपके जो हैं वो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर अपने चले जाते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आपका एक फ्रेंड सर्कल आपको मिल जाता है, उसके साथ आप एफिलिएट होना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो आपके जो कारोबारी दोस्त हैं, आपके बिजनेस फ्रेंड हैं, ठीक है, वो आपका एक अलग सर्कल बन जाता है। यानी आप जिस जगह पे भी जाते हैं आप वहाँ पे एक ग्रुप बना के रहते हैं। फिर उसके अलावा आपका जो कल्चर या सोशल ग्रुप है वो भी आपका जो है वो आपकी आपकी कोई ज़ात से रिलेटेड, आपके सेक्ट से रिलेटेड, आपकी कोई रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें, ये सारे जो ग्रुप्स हैं ना, इनके साथ जो इंसान जो है वो रहता है, क्या करने के लिए, टू अवॉइड लोनलीनेस। ठीक है, टू स्टे टू अवॉइड लोनलीनेस, टू स्टे कनेक्टेड। तो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड रहना एक इंसान की जो है वो बाय इंस्टिंक्ट उसकी एक मजबूरी है, या उसके अंदर एक उसकी एक नेचर है। ठीक है, तो अब ये आपने देखा कि ज़िंदगी की हर फील्ड में, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे आप फैमिली में रह रहे हैं, हर जगह पे मोटिव ऑफ एफिलिएशन जो है वो आप जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप किसी के साथ अटैच हुए हैं, किसी के साथ आप एफिलिएटेड हैं, ताकि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, ताकि आप अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें। अच्छा, एक तो आपको और मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपका सेकंड ईयर में इस पे प्रैक्टिकल भी है कि बहुत से लोग सिर्फ अपने सोशल ग्रुप के साथ एफिलिएटेड रहने की वजह से अपनी राय को भी जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपनी राय को भी अपने ग्रुप के मेंबर की सोच के मुताबिक जो है वो चेंज कर लेते हैं, ताकि वो उनका ग्रुप जो है वो उनको कबूल कर ले, और वो उनकी राय अलग से ना हो, और वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हम आगे सेकेंड ईयर में इस पर प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से लोग ग्रुप से वाबस्ता रहने के लिए अपनी ज़ात को, अपने नज़रियात तक को पसे पुश डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों के साथ कनेक्टेड रह सकें। अच्छा, इब्ने खल्दून इस बारे में एक बात कहता है। इब्ने खल्दून जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है सोशियोलॉजी में। ठीक है, जहाँ पे भी हम सोसाइटी की बात करते हैं वहाँ पे इसकी, तो ये कहता है कि ये जो एफिलिएशंस होती हैं, ख़ास तौर पे जो सोशल, रेशल और ट्राइबल, के पुराने ज़माने में जो लोग कबीलों में रहते थे उनकी जो एफिलिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। ठीक है,
तो क्योंकि उन्होंने दुश्मनों से भी बचना होता था, उन्होंने शिकार भी करने होते थे, उन्होंने एक जगह में इकट्ठे रहना होता था। तो ये जो एफिलिएशंस हैं वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं और किसी भी किस्म की जो है वो उसके मुकाबले में। तो इस तरह से कि कनेक्टेड तो इंसान ने हर जगह पे रहना है, लेकिन अपनी सोसाइटी के साथ और अपने ट्राइब के साथ जो कनेक्शन वो बनाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं किसी भी दूसरे कनेक्शन के मुकाबले। तो इस तरह से इंसान जो है वो अपनी नीड ऑफ एफिलिएशन को पूरा कर रहा होता है। जो लास्ट वन हमारा सेकेंडरी मोटिव है वो है मोटिव ऑफ एग्रेशन। इसको देखे मैंने रेड कलर में लिखा है क्योंकि रेड कलर वैसी खतरे की निशानी होती है ना, तो अग्रेशन तो वैसे ही मुझे बड़ा, अग्रेशन से तो डर ही लगता है। अच्छा, अब अग्रेशन क्या है? टू गेट पावर ओवर अदर्स बाय मींस ऑफ वायलेंस एंड फिजिकल फोर्स। यानी आप तशद्दुद से या जिस्मानी ताकत दिखा के जब किसी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने जेर असर ले आते हैं, तो उसको अग्रेशन कहा जाता है, जिससे आप दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और ये जो अग्रेशन का मोटिव है ये अगेन फिर एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में पाया जाता है। और रिसर्चेज ने ये देखा कि जो कार्निवोर्स हैं, जो कि गोश्त खोर जानवर हैं, वो हर्बीवोर्स यानी सब्जी खोर जानवरों से ज़्यादा तशद्दुद आमेज है। अब इस पे मजीद रिसर्चेज वो कहते हैं अभी उनकी ज़रूरत है, लेकिन जितनी रिसर्चेज उन्होंने की उससे उन्होंने यही फाइंड आउट किया। लेकिन वो कहते हैं कि क्या हमारी ईटिंग हैबिट जो है वो हमारे एग्रेशन को जो है वो इफेक्ट कर रही है या नहीं, इस पे मजीद रिसर्चेज की अभी ज़रूरत है। अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, यानी जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या बताते हैं कि जो अग्रेशन है उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। अब उसमें सबसे पहले जो थ्योरी है वो है विलियम मैकडोगल की। विलियम मैकडोगल कहता है कि जो अग्रेशन है वो एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे जो है वो एक जबिल्लत के तौर पे जो है वो जारहियत या गुस्सा जो है मौजूद होता है। अगर हम फ्राइड की बात करें तो फ्राइड कहता है कि जो अग्रेशन है वो भी हमारी एक, यही कहता है कि एक इंस्टिंक्ट है और एक फंडामेंटल इंस्टिंक्ट है जो कि हमारी डेथ ड्राइव थैनाटोस से आती है। अगर आपको फ्राइड की थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उसके मुताबिक जो दो इंस्टिंक्ट्स हैं ह्यूमन के अंदर, एक इरोस और एक थैनाटोस। इरोस जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट है जिसमें पॉजिटिविटी है, थैनाटोस जो है डिस्ट्रक्शन या तबाही है। तो उसके नज़दीक जो गुस्सा है वो इस थैनाटोस की वजह से आता है, जिसको वो डेथ इंस्टिंक्ट कहता है। तीसरा जो काज है एग्रेशन का वो एल्बर्ट बेंडूरा देता है, सोशल लर्निंग मॉडल। वो कहता है कि इंसान जो है वो जब एग्रेशन सीखते हैं तो वो दूसरे लोगों को जब गुस्सा करते हुए देखते हैं तो वो उस सोशली उसको लर्न कर लेते हैं। कि अगर एक इंसान इस सिलसिले में उसका जो बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट जो मैं बार बार बताती हूँ, आपको कई दफ़ा बताया है, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है उसकी इस सोशल लर्निंग मॉडल के अंदर। अच्छा, उसके अलावा एल्बर्ट बेंडूरा एक बात और करता है, वो कहता है कि जो सोसाइटी में लोग एग्रेसिव इसलिए बन जाते हैं कि वो ये देखते हैं कि इर्द गिर्द के जब हम किसी पर गुस्सा करेंगे या जब हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे या अपनी फिजिकल पावर शो करेंगे तो हमें अपने मकसद हमें मिल जाएंगे, हम हमारे जो डिजायर्ड गोल हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो इंसान उससे भी अग्रेसिव होना सीखता है। यानी ये भी एक कॉज है अग्रेशन की, कि जब उसके अग्रेसिव बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं तो अब गुस्सा करूंगा क्योंकि मेरे तो मकसद पूरे हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो कि ठीक है, अगर कोई आसानी से नहीं मानता तो छीन के ले लो। तो ये वो वाला हिसाब है जो बंडूरा कह रहा है। अच्छा, अब डॉलर एंड मिलर हैं, ये कहते हैं कि हमारी जब जिंदगी में हमारे गोल्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो इंसान जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तो ये जो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इसके नतीजे में फिर वो अग्रेशन जो है वो शो करता है और अग्रेसिव बिहेवियर पे उतर आता है। अब अगर हम ये देखें कि जो एग्रेशन है या एग्रेसिव बिहेवियर है वो किस तरह से जो है वो शो होता है, तो ये दो तरीकों के अंदर जो है वो शो किया जाता है। या तो दूसरों के अंदर दूसरों की तरफ जो है वो डायरेक्टेड होता है, जैसे दूसरों को पे तशद्दुद करना, उनको नुकसान पहुंचाना, किसी की चीज़ें तोड़ फोड़ करना, किसी को जो है वो ज़ख्मी कर देना। या फिर ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, जैसे सुइसाइड कुछ लोग कर लेते हैं तो वो भी अग्रेशन होता है। फिर मतलब उसकी एक रीज़न अग्रेशन होती है, ज़रूरी नहीं है कि सुइसाइड इंसान कर रहा है तो वो अग्रेशन की वजह से कर रहा है। फिर सेल्फ हार्म जो है, गुस्सा अगर आता है तो आप जिस इंसान पे आपको गुस्सा है आप उस पर नहीं निकाल सकते तो आप अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचा लें। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान या तो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है अग्रेसिव बिहेवियर शो करके, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाता है अग्रेसिव। ये मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं ना, मैंने कई इस तरह के क्लाइंट्स देखे हैं जो सेल्फ हार्म करके अपने आप को नुकसान पहुंचा के, बल्कि एक दफ़ा मेरे पास एक आया, उसने
मेरा ख्याल है कोई ये सब्सटेंस नहीं होता तेज़ाब वगैरह, ये भी उसने पीने की कोशिश की थी। तो इस तरह के लोग जो हैं फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल उसको बचा लिया। तो लोग जो हैं वो अपने आप को जब किसी दूसरे अपने रास्ते में रुकावट आती है तो किसी दूसरे को तो कुछ कह नहीं सकते, जो लोग कमज़ोर होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, तो वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा के अपना गुस्सा जो है वो निकालते हैं। अगर हम गुस्से की लर्निंग की बात करें कि ये कहाँ से सीखा जाता है, तो ये पेरेंट्स से सीखा जाता है कि, और ये भी रिसर्चेस ने देखा कि जो अग्रेसिव मदर्स होती हैं उनके बच्चे भी अग्रेसिव होते हैं। तो या अगर अग्रेसिव पेरेंट फादर अग्रेसिव है तो बच्चा भी अग्रेसिव होगा। तो पेरेंट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जाहिर है वो बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, और बच्चे एनवायरनमेंट में से देख के सीखते हैं। फिर स्कूलों में टीचर्स हैं, अगर टीचर गुस्सा करेंगे तो बच्चा अगर किसी टीचर को पसंद करता है तो वो भी उसी की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश में गुस्सा करना सीख जाता है। फिर फ्रेंड्स के अंदर जो है वो फ्रेंड्स से सीखते हैं। फिर मीडिया हमारा इतना पावरफुल रोल प्ले करता है, हर तरह का मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, हर तरह का मीडिया जो है वो अग्रेशन को प्रमोट करता है। आजकल आप देखें गेम्स में क्या हो रहा है, गन वाली गेम्स हैं उसमें आप दूसरों को मार रहे हैं, रेसिंग वाली गेम्स हैं उसमें आप जो है वो दूसरों को हराने की कोशिश में जो है इधर गाड़ी मार दी उधर गाड़ी मार दी। तो ये चीज़ें बेसिकली हम कर तो ये फन के लिए रहे होते हैं, या हमें एक मज़ा आ रहा होता है, उसमें हमारी एंजॉयमेंट होती है, लेकिन एक अनकॉन्शियसली हम ये लर्न कर रहे होते हैं कि दूसरों को, बेशक अपनी जीत में दूसरों को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचा दो। तो ये एक अनकॉन्शियस लर्निंग भी जो है वो साथ साथ हमारे बच्चे और हम जो है वो मीडिया से सीख रहे होते हैं। फिर उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस भी देखने में आते हैं कि जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा अग्रेसिव टेंडेंसीज रखते हैं, उनका जो बिहेवियर है ज़्यादा अग्रेसिव होता है औरतों की निस्बत। ये और ये रिसर्च से जो है ये चीज़ देखी गई। इसकी प्रोबेबली एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो मेल है उसको अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि उसने फीमेल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फिजिकली अगर हम देखें तो फिजिकल पावर मेल के अंदर अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखी है फीमेल्स की निस्बत। इमोशनली नो डाउट कि आप कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मेल भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फीमेल भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन फैक्ट यही है कि मेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी बिल्ड इस तरह की है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर फिजिकल पावर ज़्यादा रखी है। तो उसको अगर मुस्बत तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर उसी को एक्सेसिवली दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो फिर चीज़ नेगेटिव साइड पर चली जाती है। और इसी तरह किसी भी चीज़ को हम, जो चीज़ एबिलिटी हमारे अंदर होती है उसको हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेकेंडरी मोटिव्स, जो कि हमारे ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली ये हमारी इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, हमारे सर्वाइवल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही सीखे जाते हैं। सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए और हमारे सोशल और कल्चरल सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए इन मोटिव्स को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इनको साइकोलॉजिकल नीड्स या साइको सोशल नीड्स भी कहा जाता है। So hope you found it helpful. If so, please like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.